नमस्कार दोस्तों दुनिया बहुत ही डेंजरस डायरेक्शन में जा रही है, स्पेशली डोनाल्ड ट्रंप की वजह से। मतलब आप क्या एग्जाम्पल सेट कर रहे हो? किसी भी देश के लीडर को किडनैप कर लेना, किसी भी देश को अपने अंडर में ले लेना, फॉर एग्जांपल ग्रीनलैंड हो गया। तो ऐसा लगता है कि फिर तो चाइना भी जो है वो 2026 या 2027 के एंड तक वेट नहीं करेगा और बहुत जल्द आपको देखने को मिल सकता है स्टार्ट ऑफ अ न्यू वॉर। और यहाँ पर ताइवान को कैसे ना कैसे करके अपने अंडर में लेने की कोशिश करेगा, क्योंकि अगर आप देखोगे अभी कुछ दिन पहले ही शी जिनपिंग ने जिस तरह का न्यू ईयर ईव पर जो स्पीच दिया था, उसमें ये साफ जाहिर कर दिया था फिर से कि बहुत जल्द चाइना जो है वो ताइवान को अपने अंडर में ले लेगा, रीयूनिफाई कर लेगा। तो इसको थोड़ा सा हम डिटेल में देखेंगे, क्योंकि यहाँ पर एनाकोंडा स्ट्रैटेजी की काफी चर्चा हो रही है और क्यों जरूरी है ताइवान चाइना के लिए, वो सब कुछ मैं आपको डिटेल से बताऊंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। उससे पहले आप सबको बता दूं, सफलता महोत्सव के दौरान आपको 60% फ्लैट डिस्काउंट हमारे सभी यूपीएससी कोर्स पर मिलेगा 27 मार्च तक। अगर आप इसको अवेल करना चाहते हैं, जिसमें प्रीलिम से लेकर इंटरव्यू तक की पूरी पढ़ाई कराई जाती है, ये फोन नंबर दिया, आप इस पर कॉल कर सकते हैं। मेरी टीम आपको अच्छे से गाइड करेगी एंड यूज दिस कोड अंकित लाइव मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है कि कोर इशू है क्या। बेसिकली ताइवान जो है वो चाइना के स्ट्रैटेजी में क्यों इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट रखता है। थोड़ा सा आपको बैकग्राउंड बताता हूं। देखो, ताइवान और मेनलैंड चाइना ये स्प्लिट कब हुए थे? ये बेसिकली चाइनीज जो सिविल वॉर था 1949 में, उसी के बाद से ये पूरा मुद्दा सामने आया। क्योंकि चाइना में अगर आप देखोगे 1949 के पहले, तो यहां पर था रिपब्लिक ऑफ चाइना। अब क्या हुआ कि रिपब्लिक ऑफ चाइना को, आरओसी को वहां से खदेड़ा गया और वो लोग भागकर फिर आ गए ताइवान पे। तो इनका जो कंट्रोल है वो सिर्फ ताइवान पर ही रहा। और जो मेनलैंड चाइना आज के हम डेट में हम देखते हैं, वो बन गया पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना, जिसके प्रेसिडेंट हैं शी जिनपिंग। और जब से ये पूरा वॉर हुआ है 1949 में, उसके बाद से मेनलैंड चाइना ने कभी भी ताइवान के ऊपर रूल नहीं किया, जैसा कि आप सब जानते ही होंगे। और यहां पर चाइना का ऑफिशियल पोजीशन क्या है? चाइना ये कहता है कि बेसिकली जो ताइवान है वो ब्रेक अवे प्रोविंस है, मतलब ये चाइना का ही पार्ट है, ताइवान कोई अलग कंट्री नहीं है। और यहां पर इसका जो रीयूनिफिकेशन है वो नॉन नेगोशिएबल है। और अगर फोर्स यूज करने की आवश्यकता पड़ी तो भी हम करेंगे, मतलब कोशिश करेंगे कि पीसफुल तरीके से ताइवान चाइना के अंडर में आ जाए। लेकिन अगर फोर्स इस्तेमाल करने की बात हुई तो हम पीछे नहीं हटेंगे, ऐसा चाइना का हमेशा से स्टैंड रहा है। तो ये जो पोजीशन है, इसको शी जिनपिंग ने भी बार बार रीअफर्म किया है और यही कहा है कि देखो, ताइवान का जो रिटर्न है वो ग्रेट रिज्यूविनेशन ऑफ द चाइनीज नेशन, इस तरह से ये इसको माना जाएगा। मतलब बहुत ज्यादा सेलिब्रेट होगा जिस दिन ताइवान पूरी तरह से चाइना का पार्ट बन गया। अच्छा, अब क्वेश्चन ये आता है कि 2026 पर इतना फोकस क्यों हो रहा है? क्योंकि 2026 एक ईयर ऑफ टेम्पटेशन की तरह दिख रहा है। मैं आपको बताता हूं क्यों। क्योंकि 2026 में आपको काफी ज्यादा डेंजरस ओवरलैप देखने को मिलेगा, चाहे उसमें मिलिट्री रेडीनेस हो, पॉलिटिकल टाइमिंग हो और ग्लोबल डिस्ट्रैक्शन हो गया। ये तीनों चीज एक साथ हो रही हैं 2026 में। कैसे? सबसे पहले अगर हम बात करें पीएलए का रेडीनेस, क्या है कि जो पीपल्स लिबरेशन आर्मी है, जो चाइना की आर्मी है, उनको एक डेडलाइन दिया हुआ है। डेडलाइन दिया हुआ है कि 2027 तक कैसे ना कैसे करके आपको ताइवान को अपने अंडर में लेना ही है, मतलब उससे डिले तो करना ही नहीं है। वो एकदम लास्ट है, पहले ले लो तो अच्छा है, लेकिन 2027 एंड है। उसके अंदर अंदर आपको ताइवान को अपने अंडर में लेना होगा। अच्छा, 2026 इसी की वजह से फाइनल विंडो बन जाता है प्रीएम्प्टिव एक्शन के लिए, मतलब चाइना इस साल एक बड़ा एक्शन ले सकता है ताइवान के ऊपर, क्योंकि यहां पर 2027 तक का डेडलाइन है। अच्छा, ताइवान का पॉलिटिकल डायरेक्शन भी देखिए। ताइवान की जो डेमोक्रेटिक लीडरशिप है वो बार बार रीयूनिफिकेशन को रिजेक्ट करती है। और यहां पर क्या है कि जो बीजिंग है, उन्होंने रेड लाइन खींच दिया है। उन्होंने कहा है कि इंडिपेंडेंस का तो कोई सवाल ही नहीं उठता है हमसे। यहां पर अगर जो भी देश इंडिपेंडेंट मानेगा ताइवान को, तो ये उनके लिए रेड लाइन होगा, फिर चाइना किसी भी हद तक जा सकता है। और तीसरा, यहां पर एक और चीज समझना है, अभी ट्रंप की प्रेसिडेंटशिप क्या है कि चाइना अभी तक ताइवान पर शायद अटैक नहीं कर पा रहा था, क्योंकि कहीं ना कहीं उसको पता था कि यूएस इंटरवीन करेगा। लेकिन अब आपको क्या लगता है, जिस तरह से ट्रंप का रवैया रहा है, क्योंकि चाइना को भी ये मौका मिल जाएगा ना। अब आप खुद सोच के देखो, जिस दिन ट्रंप ग्रीनलैंड के ऊपर अटैक करेंगे या फिर अपने अंडर में या जबरदस्ती लेने की कोशिश करेंगे, हो सकता है उसके कुछ ही दिन में यहाँ पर चाइना जो है वो सेम चीज ताइवान के ऊपर अप्लाई कर दे। तो कहीं ना कहीं चाइना भी इस समय दुनिया भर में जो अनसर्टेनिटी चल रही है, स्पेशली यूएस के द्वारा, उसको बहुत क्लोजली देख रहा है। और जैसे ही चाइना को मौका मिलेगा ये कर लेगा। और इसीलिए 2026, आई होप आप समझ रहे होगे क्यों इतना ज्यादा फोकस किया जा रहा है। अच्छा, शी जिनपिंग की स्ट्रैटेजिक कैलकुलस क्या है, मैं आपको बताता हूं। बेसिकली दो सवाल उठते हैं। एक तो यह है कि शी जिनपिंग 2026 में अटैक करेंगे, एक्ट करेंगे, क्यों करेंगे? कई लोग मानते हैं नहीं करेंगे। देखो, अगर
एक्ट करेंगे। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि ताइवान का जो रीयूनिफिकेशन है, इसकी वजह से शी जिनपिंग की जो लेगेसी है वो एकदम अपने टॉप पर आ जाएगी। मतलब चाइना का सुपर लीडर माने जाएंगे शी जिनपिंग, अगर ताइवान को अपने अंडर में ले लिए। और यहाँ पर अगर फेलियर हुआ, मतलब अगर वो अटैक नहीं किए, ताइवान को अपने अंडर में नहीं लिए, तो जो ताइवानीज आइडेंटिटी वो और ज़्यादा हार्ड हो जाएगी, परमानेंट सेपरेट हो जाएगा ताइवान चाइना से। और कहीं ना कहीं जो सीसीपी, जो कम्युनिस्ट पार्टी है चाइना के अंदर, उसकी जो नेशनलिस्ट लेजिटिमेसी है वो कमज़ोर हो जाएगी। लोग भी कमज़ोर समझने लगेंगे वहाँ के चाइना की लीडरशिप को। लेकिन हाँ, यहाँ पर दूसरा व्यू ये भी है कि शी जिनपिंग शायद एक्ट ना करें। क्यों? क्योंकि इन्वेजन करना इतना आसान थोड़ी है भाई। क्योंकि एक चीज़ समझिएगा, यहाँ पर ताइवान जो है उसका लैंड बॉर्डर नहीं है चाइना के साथ, यहाँ पर सी है। और जब भी इस तरह की बॉडी आती है ना जहाँ पर समुद्र है, तो इस तरह से अटैक करना ताइवान के ऊपर बहुत ज़्यादा मुश्किल होगा। और ताइवान भी अपने आप को प्रिपेयर करके रखा है, तो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा कैजुअलिटीज़ हो सकती हैं। बहुत सारे चाइनीज़ जो आर्मी हैं, जो लोग हैं, ट्रूप्स हैं, वो मारे जा सकते हैं। इकोनॉमिक कोलैप्स हो सकता है, सैंक्शंस लग सकता है। अभी जैसे रशिया के ऊपर सैंक्शंस लगा हुआ है ना, उससे कहीं ज़्यादा खतरनाक सैंक्शंस चाइना के ऊपर लग सकता है। पॉसिबली यूएस और जापान भी इसके अंदर इंटरवीन करेंगे। तो देखो, ये टेम्पटेशन की तरह है, एक तरफ एम्बिशन है, दूसरी तरफ बड़ा खतरा भी है। वो शी जिनपिंग को डिसाइड करना पड़ेगा। अच्छा, यहाँ पर यूनाइटेड स्टेट्स और ट्रम्प का क्या रोल होगा? देखो, अगर हम यूएस की बात करें तो यूएस स्ट्रैटेजिक एम्बिग्यूटी मेंटेन करके रखता है। मतलब ताइवान को एज अ सेपरेट कंट्री रिकॉग्नाइज नहीं करता है, लेकिन ये भी कहता है कि अगर जरूरत पड़ी तो हम ताइवान को डिफेंड करेंगे किसी भी कीमत पर। और डोनाल्ड ट्रंप के अंदर में अगर आप देखोगे तो उन्होंने भी यहाँ पर ताइवान के लिए मिसाइल्स, ड्रोन्स, एयर डिफेंसेस, मतलब जो एक बड़ा आर्म्स का पैकेज है उसको अप्रूव किया हुआ है। यहाँ पर पब्लिक वार्निंग भी दी है शी जिनपिंग को, और कहा है कि देखिए, यहाँ पर बहुत बड़ा मतलब डिटरेंस का मैसेज दिया है ट्रंप ने। और साथ ही साथ ये भी कहा है कि शी जिनपिंग का के साथ हमारा रेपो अच्छा है। तो दोनों मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं ट्रंप, और इसीलिए काफ़ी ज़्यादा अनप्रिडिक्टेबल हो जाता है। चाइना को भी समझ नहीं आता कि आखिरकार करें क्या। अच्छा, यहाँ पर मिलिट्री प्रेशर की अगर हम बात करें तो चाइना इस समय कर क्या रहा है? देखो, जो पीपल्स लिबरेशन आर्मी है उसकी टैक्टिक्स मैं आपको बताता हूँ। अभी वो डायरेक्टली अटैक नहीं कर रहे हैं, लेकिन एक शॉर्ट ऑफ वॉर आप कह सकते हो। क्योंकि अगर आप देखोगे समय समय पर खबर आती है, अभी पिछले महीने की बात है, यहाँ पर ताइवान को चारों तरफ से घेर लिया गया था। जो चाइनीज शिप्स हैं उन्होंने अलग अलग जगह अपने आप को पोजिशन कर दिया था। और उस समय भी ऐसा लग रहा था कि क्या चाइना ताइवान पर अटैक करने वाला है। मिसाइल लॉन्च किए जाते हैं, चाइना अपने मेन लैंड से मिसाइल लॉन्च करता है और वो ताइवान के ऊपर से गुजरता है, उनके एयर स्पेस से होकर गुजरता है। कई बार आपने देखा होगा नेवल ब्लॉकेट किया जाता है ताइवान के लिए। यहाँ पर अक्सर वॉयलेशंस देखने को मिलता है। जो ताइवान का एयर डिफेंस आइडेंटिफिकेशन जोन है उसको कई बार चाइना वॉयलेट करता रहता है। मतलब ताइवान को काफी ज्यादा इंटिमिडेट करने की कोशिश की जाती है। अच्छा, यहां पर ग्रे जोन टैक्टिक्स अपनाने की कोशिश की जा रही है। मतलब चाइना अभी तक वॉर नहीं कर रहा है ताइवान पर, लेकिन ये आप शॉर्ट ऑफ वॉर भी कह सकते हो। मतलब इसको इस तरह से डिजाइन किया गया है ताकि ताइवान को साइकोलॉजिकली एकदम प्रेशर डाला जाए, साइकोलॉजिकली एकदम एग्जॉस्ट कर दिया जाए ताइवान को। और कहीं ना कहीं यूएस के रिस्पॉन्स को भी देखने की कोशिश की जाती है। मतलब चाइना कुछ ना कुछ हरकत करता रहता है और ये भी देखता है कि उससे यूएस का क्या रिएक्शन आया, ताकि वो प्रिडिक्ट कर सके कि फ्यूचर में अगर कुछ ऐसा होता है तो यहाँ पर क्या होगा। अच्छा, यहाँ पर अगर हम साउथ चाइना सी की बात करें तो ताइवान के पर्सपेक्टिव से साउथ चाइना सी यहाँ पर क्यों मायने रखता है मैं आपको बताता हूँ। क्योंकि आप सब जानते होंगे कि चाइना पूरा साउथ चाइना सी पर क्लेम करता है। आप सबने 9 डैश लाइन के बारे में सुना होगा। ये जो अलग अलग डैश आप देख रहे हो, ये चाइना कहता है कि पूरा का पूरा हिस्सा उसका है। तो 9 डैश लाइन में इसमें जो सबसे पहला आइलैंड चेन है, ये पहला आप देखोगे तो वो है आपका ताइवान। तो यहां पर क्या है कि अगर चाइना ताइवान को अपने अंडर में ले लेता है तो इसकी वजह से यहां पर जो चाइनीज पावर प्रोजेक्शन है पैसिफिक रीजन में वो और ज्यादा मजबूत हो जाएगी चाइना की। यहां पर चाइना का जो क्लेम है साउथ चाइना सी में, यहां पर वो और ज्यादा मजबूत हो जाएगा। और इसका स्ट्रैटेजिक लिंकेज भी है, ताइवान प्लस साउथ चाइना सी, इसमें मैरी टाइम डोमिनेंस आ जाएगा चाइना के पास। और ताइवान अगर लूज करता है मतलब अगर ताइवान लूज कर जाता है अपने आप को और चाइना के अंडर में आ जाता है तो उससे एक तो जापान एक्सपोज हो जाएगा, फिलीपींस को बड़ा खतरा होगा, और साथ ही साथ आसियान देशों की जो सिक्योरिटी है वो काफी अंडरमाइन हो जाएगी। चाहे इंडोनेशिया है, फिलीपींस, जितने भी यहाँ पर देश आते हैं, वियतनाम,
उन सब की सिक्योरिटी और ज़्यादा खतरे में आ जाएगी। फिर इसके अलावा ताइवान के पर्सपेक्टिव से एक और चीज़ समझिएगा, यहाँ पर इकोनॉमिक स्टेक भी है। आप सब जानते होंगे कि ताइवान दुनिया में डोमिनेट करता है एडवांस चिप मैन्युफैक्चरिंग में। तो अगर ताइवान के ऊपर कंट्रोल आता है तो चाइना के पास ग्लोबल इलेक्ट्रॉनिक्स, एआई, मिलिट्री टेक्नोलॉजी, सप्लाई चेन, ये सब कुछ उसके पास आ जाएगा। वो उसका पूरा लिवरेज लेने की कोशिश करेगा और इसकी वजह से ग्लोबल इकोनॉमिक शॉक आ सकता है। मतलब शिपिंग लेन्स, एनर्जी फ्लोज, ग्लोबल ट्रेड, ये सब डिसरप्ट हो सकते हैं। मतलब आज के डेट में आप जो रशिया यूक्रेन वॉर का जो डिसरप्शन देख रहे हो ना इम्पैक्ट, उससे कई गुना बड़ा इम्पैक्ट ये ताइवान और चाइना वॉर की वजह से हो सकता है। लेकिन यहां पर अक्सर चर्चा ये होती है कि चाइना जो है वो एनाकोंडा स्ट्रैटेजी अपना रहा है ताइवान के पर्सपेक्टिव से। एनाकोंडा स्ट्रैटेजी क्या है? देखो, एनाकोंडा स्ट्रैटेजी एक डायरेक्ट अटैक नहीं है, मतलब स्लोली, धीरे धीरे, मतलब पिछले कुछ वर्षों से आप देख रहे हो ना कि चाइना इंटिमिडेट करने की कोशिश कर रहा है ताइवान को घेर लेता है चारों तरफ से, वहां से मिसाइल गुजारता है। तो ये क्या है? ये बेसिकली इनडायरेक्ट कोहर्सिव मिलिट्री इकोनॉमिक अप्रोच है, जहां पर ताइवान की लीडरशिप को एकदम ध्वस्त करने की कोशिश की जा रही है। मतलब रादर देन फुल स्केल इन्वेजन, क्योंकि फुल स्केल इन्वेजन से तो देखो बहुत बड़ा खतरा होगा। चाइना की आर्मी के बहुत सारे लोग मारे जा सकते हैं इससे, क्योंकि चाइना के लिए भी आसान नहीं है। ताइवान की अगर आप ज्योग्राफी देखोगे, वहां पर काफी हिली टेरेन भी आपको देखने को मिलेगा, तो गोरिल्ला वॉर वगैरह में चाइना जो है काफी पीछे हो सकता है। तो चाइना जो है कहीं ना कहीं ग्रेजुअली एनसर्कल करने की कोशिश, ताइवान को एग्जॉस्ट करने की कोशिश, और बेसिकली वहाँ की जो पॉलिटिकल लीडरशिप है उसको बिना गोली मारे उनके ऊपर उनको हराने की कोशिश की जा रही है। और इसीलिए जितने भी एनालिस्ट हैं उन्होंने इस स्ट्रैटेजी को एनाकोंडा स्नेक से कंपेयर किया है, कि जिस तरह से एनाकोंडा स्नेक क्या करता है, किसी को भी ऐसा नहीं है कि एक बार में ही यहाँ पर स्वैलो करके, मतलब घोट कर उसको मार देगा, खत्म कर देगा, खा लेगा, ऐसा नहीं है। जब एनाकोंडा किसी पर्सन को, मान लो ह्यूमन को अपने अंडर में लेगा, किसी जानवर को लेगा, तो धीरे धीरे उसको सफोकेट करेगा, धीरे धीरे उसको मारेगा। सेम यही चीज यहां पर भी अपनाई जा रही है चाइना की तरह, और इसीलिए इसको एनाकोंडा स्ट्रैटेजी कहा जाता है। चाइना का कोर एम ये है कि विदाउट इन्वेजन, विदाउट मिलिट्री एक्शन लिए ताइवान को अपने अंडर में लिया जाए। और इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूं ना कि यहां पर शी जिनपिंग भी यही कहते आए हैं कि अगर पॉसिबल हो तो बहुत ही पीसफुल तरीके से ताइवान को अपने अंडर में लेंगे, रादर देन फोर्स का इस्तेमाल करें। लेकिन फोर्स का अगर जरूरत पड़ा तो वो जरूर करेंगे। यहां पर मैं आपको डिफरेंस बताता हूं। देखो, एनाकोंडा स्ट्रैटेजी और जो फुल इन्वेजन होता है उसमें क्या डिफरेंस है। फुल इन्वेजन बहुत ही रैपिड होता है, एक ही झटके में होता है। एनाकोंडा स्ट्रैटेजी बहुत स्लो होता है, ग्रेजुअल होता है। कैजुअलिटीज की बात करें तो फुल इन्वेजन में बहुत बड़ा खतरा होता है कि आपके लोग काफी मारे जाते हैं, लेकिन यहां पर बहुत कम खतरा होता है कि लोग मारे जाएंगे। सैंक्शंस की बात करें तो अगर आप तुरंत इन्वेजन कर देते हो, जैसे रशिया ने यूक्रेन पर कर दिया, तो उसकी वजह से तुरंत सैंक्शन लग गया। लेकिन एनाकोंडा स्ट्रैटेजी में क्या, अभी जैसे अभी चल रही है ना स्ट्रैटेजी चाइना की, तो ऐसा थोड़ी चाइना के ऊपर सैंक्शंस लग गया इसकी वजह से, तो पता नहीं चलता है, धीरे धीरे ये लोग कर रहे हैं। ग्लोबल लेजिटिमेसी भी कई बार मिल जाती है। और अगर हम खतरे की बात करें तो इसमें बहुत ज्यादा खतरा होता है, एक्सट्रीम होता है फुल इन्वेजन में। यहां पर खतरा लिमिटेड होता है। लेकिन देखिए, ताइवान भी बार बार ये कहता है कि हम अपने आप को जान लगा देंगे, पूरी तरह से डिफेंड करेंगे। चाइना के मिलिट्री जो है उसके लिए इतना आसान नहीं होगा हमारे देश को टेक ओवर करना। देखते हैं आगे क्या होता है, बट आई होप कि इस वीडियो के माध्यम से आपको डिटेल में अच्छे से समझ में आ गया होगा 2026 क्यों शी जिनपिंग के लिए इतना इंपॉर्टेंट हो जाता है ताइवान के पर्सपेक्टिव से। और जाने से पहले एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, इनमें से कौन कौन सा समुद्र ऐसा है जो ताइवान के साथ बॉर्डर शेयर करता है? और इसका राइट आंसर आप सब जानते हैं, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। और दोस्तों, जैसा मैंने आपको बताया, अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, कोई भी बैच चाहते हैं, आपको बस यूज करना है ये कोड अंकित लाइव मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए। हम भी सफलता महोत्सव चल रहा है जिसमें 60% फ्लैट डिस्काउंट आपको मिल रहा है। अगर आप ये अवेल करना चाहते हैं, अगेन कोई डाउट हो, प्रॉब्लम हो, ये फोन नंबर दिया, आप इस पे कॉल करिए, मेरी टीम आपको अच्छे से गाइड कर देगी। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।